नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। लोक जागर के विषय लोक जागर के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। आज का विषय है युवा भारत नया भारत। युवा भारत नया भारत और उसके लिए पॉलिटिकल युवा सत्संग। अब ये दोनों बात, युवा भारत नया भारत, ये तो बात समझ सकते हैं। पॉलिटिकल युवा सत्संग क्या है, ये शायद आपको सवाल आ सकता है, आपके मन में सवाल आ सकता है। मगर सच्चाई ये है, ये इसलिए क्यों विषय ये ऐसा है कि हम देख रहे हैं हमारे सांसद बिक जाते हैं, हमारे एमएलए आसानी से बिक जा रहे हैं। सांसदों की तो बात छोड़िए, क्योंकि सत्ता ही उनकी है और अभी उनको जरूरत नहीं है, मगर फिर भी पार्टियां बदलते हैं। आपने देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है, बिहार में भी देखा है, और जगह पे भी देखा है, यूपी में भी कुछ इधर के उधर पाला बदल देते हैं। ये तो बातें होती है, मगर ये सांसद और एमएलए क्यों बिक जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और खुलेआम बिक्री हो रही है। एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह को बिल्कुल धत्ता दिखाते हुए, और उसको पार मैंने कोई रिस्पेक्ट, कोई न्याय व्यवस्था को भी अपनी तरीके से मोल्ड करने में आज की सत्ता अगर कामयाब हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है? लोग क्यों बिक जाते हैं, लोग क्यों झुक जाते हैं? तो इस सीधी सी बात ये है। एक बात आपको और बता दूं कि ये जो 2019 की लोकसभा में 41%, 41% सांसद सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। संसद में, अपने संसद में देखिए 41% सांसदों की संख्या है जिनके ऊपर सीरियस केसेस है। ठीक है, तो ये एक उनको ब्लैकमेल करने का तो आसान तरीका हो सकता है कि भैया बोलिए, क्योंकि सर अगर न्यायालय को अगर प्रभावित किया जा सकता है तो इनको तो कभी भी जेल में डाला जा सकता है ना। तो ये दहशत जो फैल गई है, इसका नतीजा एक है। और दूसरी बात क्या है कि ईडी का मामला, क्योंकि ये बहुत सारे लोग करीब करीब इनकी जो प्रॉपर्टी है, ये ठीक है ऑफिशियली अभी सामने नहीं आए, मगर सच बात ये है तो ये इतनी करोड़ों में है, अब्जों में है। 2-4-5 करोड़ वाली बात ही नहीं है, दिखाने के लिए पेपर पे कुछ भी हो, मगर असल में जो भी एक बार सांसद बन के आए कि वो एकदम करोड़पति हो जाए। 50-50 अभी करोड़ की बात तो अभी कर ही रहे हैं। ये कि एक सादा एमएलए को खरीदा जाता है तो 50-50 करोड़ की बात होती है। आम आदमी पार्टी ने बोला कि भाई 20 करोड़ की बात की है पंजाब में, और कहीं पर ये तो सब आप लोग फिगर्स जानते हैं। अब सिर्फ टिकट दूसरे को देने की बात, टिकट कैसे कि हम कहे उसको टिकट दो, इसके लिए मायावती जी के खिलाफ जो आरोप था अभी जो विधानसभा में, वो था कि 50 सीटें 300 करोड़ में बिकी बीजेपी का, और उसी हिसाब से हो गया, वैसे ही उम्मीदवार दिए गए हैं। तो ये भी सब आपको मालूम है। तो ये क्यों बिक जाते हैं? पार्टी की पार्टियां बिकी जा रही है, एमएलए बिके जा रहे हैं, सांसद तो बिके जाते हैं। तो इसीलिए दो ही चीजें हैं कि एक तो ये करप्ट लोग हैं, इनके फाइल्स तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी ने नया तरीके का राजकारण शुरू कर दिया है। जब से मोदी जी और शाह जी आए हैं तो उन्होंने सीधा सीधा कि भाई हमारे पार्टी में आ जाओ। पहले तो उनके जो करप्ट लोगों के खिलाफ आरोप लगाते हैं, उनकी बदनामी करते हैं। हमारे यहाँ की किरीट सोमैया जी की उसी इसमें तो माहिर है, उसी के लिए उस काम के लिए ही उनको रखा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो पेशे से मेरे ख्याल से, और जो काम करते हैं तो वो उस पेशे के लिए शोभा नहीं देने वाला काम करते हैं, ये बात सच है। एक्चुअली अगर वो सीए होंगे तो उनकी तो रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल करना चाहिए, फिर भी वो काम करते हैं, छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब पहले उनको धमकाओ, डराओ, फिर ब्लैकमेल करो, फिर ब्लैक ईडी वगैरह का, इनकम टैक्स का वगैरह, और भी कुछ चीजें हैं, सीबीआई का वगैरह, धमकी दिखा के, डर दिखा के उनको अपने पाले में खींच लो। तो पहले आरोप लगाओ, बदनाम करो, फिर उनके पास में गए कि एकदम से पवित्र हो जाते हैं, फिर वो सब फाइलें बंद हो जाती है। क्लीन चिट देने में तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने तो रिकॉर्ड ही कर दिया था। एक दिन में पंकजा मुंडे को 22 मामलों में झटपट से क्लीन चिट दे दी थी। और अजीत दादा वगैरह का तो मामला है, जैसा शपथ ग्रहण हो गया तो बिल्कुल एक दिन में ही उनको क्लीन चिट मिल गई। कई मामले हैं, तो छोड़िए। तो ये सब बातें हैं। अब ये तो होता रहेगा, क्योंकि जब तक भाजपा और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और उधर योगी जी ऐसा इन लोगों का अगर इनके हाथों में पॉलिटिक्स है, तब तक तो ये होता ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है। अब अगर सत्ता बदल जाती है, 24 में अगर सत्ता बदल जाती है, तो फिर वो भी इसी तरीके से काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। कम ज्यादा थोड़ा सा फर्क होगा। अब ये ठीक है, मगर इसका मतलब क्या है? तो इसका ये अगर होने ही वाला है तो इसके लिए क्या देश के लिए कुछ हमारे सामने कोई पर्याय है नहीं क्या?
अगर है तो क्या है, और नहीं है तो फिर तो देश डूब ही गया, क्योंकि वो जहां चाहे ईडी को भेज सकते हैं, जहां चाहे इनकम टैक्स को भेज सकते हैं, जहां चाहे इनको हम लोगों को अंदर डाल सकते हैं, किसी को आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, किसी का एनकाउंटर कर सकते हैं, जब चाहे तो बेल दे सकते हैं, नहीं चाहे तो बेल नहीं मिलेगी। ये सीधी सी बात है। तो ऐसे इसमें हमें पर्याय एक ही दिखता है। देखिए, ये पुराने जो लोग होंगे, कांग्रेस के होंगे, राष्ट्रवादी के होंगे, मायावती जी के होंगे, कोई किसी भी पार्टी के होंगे, एक आधा समझ लीजिए कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी जो डेयरिंग के साथ में सामने जा रहे, राष्ट्रवादी वाले लोग भी सामने जा रहे, जेल में डाल दिया गया है। लालू जी तो बेस्ट उदाहरण है। और उधर डीएमके वगैरह साउथ में तो उन लोगों ने तो क्या था कि डरे नहीं, जेल में गए। वो तो कांग्रेस के राज में हुआ था, फिर भी वो डरे नहीं, जेल में गए। और रेड्डी भी है ये इनका, वो डरे नहीं, मगर अभी इतनी दहशत फैला दी है कि आपको बेल ही नहीं मिलेगा। इसलिए किसी न किसी बहाने इनको बीजेपी को ज्वाइन करना पड़ता है। तो ऐसे इसमें चारा क्या है हमारे पास में? देश ऐसा ही चलेगा क्या? ब्लैकमेलिंग ही डिसाइड करेंगी क्या? ब्लैकमेलिंग के भरोसे ही सरकारें बनेगी क्या? तो ये हमें बदलना होगा, ये बदल सकता है, क्योंकि हमारे पास में बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, तो उसमें एक व्यक्ति एक मत वाला फॉर्मूला है। मगर इसका मतलब यह है कि 140 करोड़ वाले देश में जितने भी वोटर्स होंगे 70% उसमें 1 करोड़ के ऊपर या 1 करोड़ 10 लाख के करीब, 110 करोड़ के करीब समझ लीजिए वोटर होंगे। तो इन लोगों के हर एक को अपना अधिकार, एक वोट का ही अधिकार है। तो हमें अगर बदलना होगा, और 40% के करीब करीब युवा है हमारे देश में, 40 से भी ज्यादा है मेरे ख्याल से। तो ये जो मतलब आज 50 करोड़ की युवाओं की आबादी है, अभी किसी भी प्रस्थापित पार्टी के पुराने सांसद एमएलए को आप अगर उनको जिताते हैं इसके बाद में, तो वो बिका जाएगा, बेचा ही जाएगा, खरीदने के लिए तैयारी है। और इसीलिए तो देखिए ना, इतनी बड़ी पद यात्रा राहुल जी की आ रही है, सारा देश उनके साथ में जुड़ रहा है, मगर कांग्रेस वाले हमारे महाराष्ट्र में कुछ नहीं बोल रहे, ज्यादा दिखता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये बड़े परेशानी में है। इनको लगता है कि हम कुछ बोल दे और हम पे फिर से रेड हो गिर जाएगी। तो इसीलिए ये दहशत में है। कहने का मतलब मेरा ये है कि पार्टी कोई भी हो, पुराने नेता, आमदार, खासदार, मंत्री रहे हुए लोग, सत्ता में रहे हुए लोग, इनकी फाइलें तैयार है बीजेपी के पास में, और ये कभी भी इनको जेल में डाल सकते हैं। ये डर होने की वजह से ये आपके काम में नहीं आएंगे, ये आपके मतलब के नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होगा? तो हमारे पास में दो पर्याय है। एक तो नए युवाओं को साथ में लेना होगा, उनमें से नेतृत्व गुण पैदा करने होंगे, उनको समझाना होगा ईमानदारी या नैतिक पॉलिटिक्स कैसा हो, नीतिमत्ता वाला पॉलिटिक्स कैसा हो, क्योंकि इनकी फाइल नहीं है, इनके कोई करप्शन के नहीं हो। युवा होंगे तो करप्शन क्या करेंगे बेचारे, नए हैं ना लोग, और नए होंगी, नई नई शुरुआत ही उनकी होगी। तो ऐसी नई हमें क्रांति करनी है, तो युवा भारत बनाना होगा, और युवा भारत के साथ में महिलाओं को साथ में लेना होगा। एक बात ध्यान में रखिए कि महिलाओं की संख्या 50% है, और 50% संख्या होने की वजह से हम लोगों को क्या करना होगा कि महिलाओं के साथ पास में जाना होगा, महिलाओं से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि आपका धर्म खतरे में है, आपका परिवार खतरे में है, आपके बेटे की नौकरी खतरे में है, आपके बच्चों का एजुकेशन खतरे में है, सारा देश खतरे में है। आप अंधश्रद्धा के चक्कर में ना जाइए, धर्म जात पात के चक्कर में ना जाइए। आपको मैदान में आना होगा, आपको ईमानदारी से और विचार पूर्वक मतदान करना होगा कि ये भाजपा वाला शासन जो है 8 साल से जो देश को लूट रहा है, इनको हटाना होगा, इनको हटाना होगा। ये हमें युवाओं को बताना होगा और महिलाओं के पास में जाना होगा। इसीलिए हम एक आयोजन कर रहे हैं, पॉलिटिकल युवा सत्संग। उसके साथ में महिलाएं भी है, मतलब युवा महिलाओं को साथ में लेना होगा, और युवा यंग क्या पुरुष और महिला दोनों युवाओं को साथ में लेना होगा। हम पॉलिटिकल युवा सत्संग का एक नई क्रांति की पहल, नई शुरुआत हम कर रहे हैं। लोक जागर की तरफ से हम नई शुरुआत कर रहे हैं, और इसकी पहली मीटिंग नागपुर में होगी। मेन पॉलिसी बनाने के लिए पहली मीटिंग नागपुर में होने वाली है। फिर महाराष्ट्र से हम शुरू करेंगे कि 10 विधानसभा है विदर्भ में, 10 लोकसभा मतदार क्षेत्र है विदर्भ में। तो ये 10 मतदार क्षेत्र में हम 10 पदयात्रा वहां पे निकालेंगे। लोकसभा 10 लोकसभा, 2 सांसद, मतलब 10 सांसद क्षेत्र और 10 पद यात्राएं, ऐसा नियोजन करेंगे। इसके लिए ये आने वाले 9 तारीख में नागपुर में मीटिंग रखी है। 9 तारीख को अगर कोई आना चाहते हैं, बाहर से भी लोगों के रिस्पांस आ रहे हैं, इसलिए मैं इस मामले में आज ये आपके साथ में वीडियो, आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं नंबर दे देता हूं इसमें,
9822789888 9822789888 इस नंबर पे कॉल करिए, हमें बताइए। आइए चर्चा करेंगे। हमारा 12 पॉइंट प्रोग्राम है, 12 बिंदु प्रोग्राम है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम आने के बाद में हम क्या करेंगे। हमारे सांसद, उनको अभ्यास ही नहीं है, ना वो एजुकेशन के मामले में जानते हैं, ना धर्म के मामले में जानते हैं, ना किसानी के मामले में जानते हैं, खेती नहीं, निसर्ग नहीं, रोजगार नहीं, कुछ उनको कोई स्टडी नहीं रहता। तो ऐसे लोग आप लोगों ने देखे। तो हमारा 12 बिंदु प्रोग्राम है लोक जागर का, वो ध्यान में रखिए, वो समझ लीजिए। वहां पे आएंगे और इसके बाद में हम 3 स्टेजेस में ये होगा। पहली मीटिंग होगी, बाद में हर मतदार क्षेत्र के इंचार्ज बनाए जाएंगे, वो लोग जाएंगे। फिर विधानसभा वाइज, क्योंकि विदर्भ में 62 विधानसभा है, 6 लोकसभा है, तो विधानसभा वाइज इंचार्ज बनाए जाएंगे। वो लोग अपने अपने ये लोगों को, कुछ नए लोगों को, युवाओं को और युवतियों को साथ में लेंगे और फिर हम पदयात्रा का प्लानिंग करेंगे। और उसके बीच में और एक बड़ा सा पॉलिटिकल युवा सत्संग ये हम लेंगे, क्योंकि नैतिक है, राजनीति को नैतिकता का भी आधार चाहिए, सोशल जस्टिस की बात होनी चाहिए, समता आधारित ये सब होगा, जनतंत्र में आधारित सब होगा। तो लोक जागर का 12 बिंदु प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि पहला पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे, मतलब कि मेरा धर्म मेरे घर में मेरे मन में। धर्म की बात, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, मगर अपना धर्म अपने घर में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो भी आपका धर्म होगा, तो मेरा धर्म मेरे घर में मेरे मन में। दूसरा पॉइंट है जीरो से हीरो अर्थव्यवस्था। तीसरा पॉइंट है जनता का प्रतिनिधि, गरीबों का जनतंत्र। चौथा पॉइंट है गांव गांव उद्योग, घर घर रोजगार। ये सब हमें सोचना होगा। नई पॉलिसी है हमारे पास में, इसमें 232 पेजेस की किताब है मेरी, लोक जागर की तरफ से वो पब्लिश की हुई है। लोक जागर का पूरा प्रोग्राम उसमें है। तो देखिए कि गांव गांव उद्योग, घर घर रोजगार। आगे का पॉइंट है कृषि धर्म, कृषि संस्कृति। सामाजिक उद्योग, नया पॉइंट, सामाजिक उद्योग, सामाजिक सरकार। आगे वाला पॉइंट विना मूल्य शिक्षण, मतलब फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ। दोनों चीजें फ्री में होनी चाहिए। ये ऊपर ऊपर ये नहीं कि ठीक है, उसमें विस्तार से बाद में बात करेंगे। तो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, एक गांव एक परिवार, युवा भारत, नया भारत, गतिशील न्यायालय, पारदर्शी न्याय, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। जो भी क्रिमिनल्स है जिनके पास ऊपर जिनका रिकॉर्ड फॉर्म भर दिया, कि उनके इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उनकी ट्रायल होनी चाहिए, फटाफट डिसीजन देना चाहिए 1.5 साल के अंदर। तो सब बात पे बात करेंगे। प्रगत महिला, समर्थ भारत। और आगे वाला लास्ट पॉइंट है सर्वसमावेशक समाज, सर्वसमावेशक सत्ता। तो इन 12 पॉइंट पे आप गौर करिए, देखिए ये वीडियो, सुनिए, फिर सोचिए। और आपको निमंत्रित करता हूं, पॉलिटिकल युवा सत्संग नागपुर में, महाराष्ट्र में हो रहा है। जो भी आना चाहते, इसमें कोई जात पाति धर्म पंथ पक्ष कोई किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप किसी भी पार्टी के हो, अगर हमारा प्रोग्राम समझना चाहते हैं, देश को बचाना भी चाहते हैं और नया भारत बनाना भी चाहते हैं, देश को, जनतंत्र को, संविधान को बचाने के साथ साथ नया भारत बनाने का आपका अगर सपना है, आप अगर उसमें प्रतिबद्ध होना चाहते हैं, तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं। मिलके बात करेंगे, विचार करेंगे और हम नया भारत बनाएंगे। इसी रिक्वेस्ट के साथ में आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म करता हूं। फोन नंबर दिए हुए हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका स्वागत है, धन्यवाद।